किया है। हर्षवर्धन जैन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक ये हर्षवर्धन जैन गाजियाबाद के कविनगर इलाके में बैठ करके अलग अलग देशों की एम्बेसी चला रखा था और उसने जो गाड़ियां थी उसकी, उस पे नंबर उसने कुछ ऐसे लिखवा रखा था कि लोगों को भ्रम हो जाए। आप ये देखिए, थाने के अंदर जो मर्सिडीज आप खड़ी देख रहे हैं, इसके अगर आप नंबर प्लेट को देखेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर प्लेट है। एक तो उसने देखिए ब्लू जो ओरिजिनल नंबर है DL3C का, लेकिन उसको उसने ऐसे ब्लू रख रखा है और नीचे उसने CD1 अपने मन से O3 करके जो उसको समझ में आया उसने लिख रखा है और ये बाकायदा झंडा भी इसने लगा रखा है। और इस गाड़ी को अगर हम आप दिखाइए, तमाम तरीके के स्टिकर इसने इस गाड़ी पर लगा रखे हैं। हम आपको दिखाते हैं, इस गाड़ी के पीछे भी उसने इसी तरीके का नंबर प्लेट लगा रखा है। 2 नंबर प्लेट लगा रखा है। एक ये वो जो ओरिजिनल नंबर तो है लेकिन ब्लू कलर का कर रखा है ताकि लोगों को शक ना हो, और ऊपर उसने लिख रखा है ऑनररी काउंसिल बैरोन वेस्ट आर्कटिक। और इसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो CD 2018 CD103, यानी ऐसा लगे जैसे एम्बेसी की गाड़ी है। एक और ये गाड़ी ठीक इसी तरीके से आप देखिए बगल में खड़ी है। ये एक और गाड़ी उसके पास से बरामद हुई है, हर्षवर्धन जैन के पास से। और आपको दिखाते हैं कि कविनगर थाने में जो गाड़ियां खड़ी हैं हम आपको दिखाएं तो आप ये देखिए, ये एक और गाड़ी खड़ी है। 4 गाड़ियां उसके पास से, हर्षवर्धन जैन के पास से UPSTF ने बरामद की है। और गाजियाबाद के जिस मकान से ये फर्जी दूतावास चलाता था ये शख्स, उस घर का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए रिपोर्ट। आपने बहुत कुछ नकली सुना होगा, लेकिन नकली दूतावास बिल्कुल नहीं सुना होगा। लेकिन हम आज आपको नकली दूतावास न सिर्फ दिखाएंगे बल्कि उस शख्स के बारे में भी बताएंगे जो एक नहीं बल्कि 4 से ज्यादा देशों का नकली दूतावास चला रहा था। गाजियाबाद के पौष इलाके में उसने बाकायदा एक कोठी किराए पे ले रखी थी और यहीं पर बैठ करके वो 4 देशों का दूतावास का एम्बेसडर बना हुआ था। बाकायदा बड़ी लग्जरी गाड़ियां उसने ले रखी थी। जो गाड़ियां आप अंदर की अगर देखेंगे तो आपको अंदर अभी एक गाड़ी और नजर आएगी। इस तरीके से आप मर्सिडीज और BMW, ऑडी, ये गाड़ियां उसके पास से बरामद हुई हैं। गाड़ियां लोकल न लगे इसलिए 2 नंबर प्लेट लगाए जाते थे। 1 नंबर प्लेट लगाया जाता था नीले कलर से, ताकि आमतौर पे जैसे आपने देखा होगा कि नीले नंबर की प्लेट होती है जो एम्बेसी से जुड़ी गाड़ियां होती हैं, तो इसमें भी नीले नंबर प्लेट पे, लेकिन नंबर वही जो UP या दिल्ली का होता था वही नंबर उस पर लिखता था। और उसके ठीक नीचे ये दूसरा नंबर प्लेट लगाता था जिसपे CDI 03, 04 कुछ भी जो इसका मन करता था वो लिख देता था। इसके बारे में इस तक पुलिस तब पहुंची जब हवाला ट्रांजैक्शन की जांच कर रही थी, और जब हर्षवर्धन के पास पुलिस पहुंची तो चौंक गई। इस जगह पर पुलिस पहुंचती है, कुछ ही दूरी पर उसने अपना घर बना रखा था। यहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो पता चला हवाला ट्रांजैक्शन का एक बड़ा रैकेट हर्षवर्धन जैन यहाँ से चला रहा है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। खबरें असरदार मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। पान बहार ये सिर्फ एक ब्लेंड ही नहीं, एक सीक्रेट है मास्टर ब्लेंडर का, बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स का। पान बहार, पहचान कामयाबी की।
हर जन्म साथ दोगी ना मेरा? उसके लिए तो सोकूडो लाना होगा, 1.5 लाख किलोमीटर की बैटरी लाइफ वाला। 1.5 लाख किलोमीटर की बैटरी लाइफ सोकुडो। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। सबसे दिलचस्प बात है वो गिव अप नहीं करती यार। पॉलिटिक्स में कुछ फंसा तो इधर टीवी पे आ रही है फिर से। पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिंग है या एक्टिंग में ज्यादा पॉलिटिक्स है? पूरे देश में कहीं पर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो तो स्मृति ईरानी पर सबसे ज्यादा सवाल आते थे। तकलीफ में जो राजनीति देख चुका है, अगर वो तकलीफ में किसी के साथ की उम्मीद करता है तो वो बेवकूफ है। क्या राहुल गांधी पर आजकल कम अग्रेसिव हो गई हैं? आप कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर लड़ते तो आप उनको हरा देती, पर ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट नहीं है। कैसे 49 पे कौन रिटायर होता है? सास भी कभी बहू थी में आप मतलब फिर से टीवी पर आ रही हैं और इतना ड्रामेटिक बैकग्राउंड हमें मिल गया है। ये डिसीजन लिया क्यों? बहुत ही बचकाना जवाब होगा, मेरी मर्जी। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। आजाद हिंदुस्तान में पहली घटना है, और ये भी पहली घटना है कि चेयर को चैलेंज करे और चेयर को कोई गाइड करे, और ये सदन के भीतर ऑन द रिकॉर्ड है। आज से नथिंग गो इन रिकॉर्ड, आज से जो मैं कहूँ वही होगा। इसका आप क्या समझ रहे हैं कि आप पूरी संवैधानिक मूल्यों को तो आप पहले ही खत्म कर चुके हैं, और आप तो दिख गए मुख्य कानून है। आप किसी भी चीजों को आप चलने और जीने नहीं देना चाहते हैं भारत में। लेकिन स्पष्टीकरण दिया है नड्डा साहब ने, उन्होंने ये कहा है कि वो उन सभी सांसदों को बोलते जो लगातार व्यवधान क्रिएट कर रहे थे, डिस्ट्रक्शन क्रिएट। वो कैसे कह सकते हैं आज से नथिंग गो इन रिकॉर्ड? वो कैसे इस बात को बोल सकते हैं? ये चेयर के अलावा कोई बोल ही नहीं सकता। इसमें स्पष्टीकरण का क्या सवाल उठता है भाई? क्या बात आप करते हैं? इसीलिए आप बेफिक्र रहिए, ये मामला छोटा नहीं है, बड़ा मामला है, और ये सब दिख जाएगा आपको। क्या बड़ा आपको लग रहा है पॉलिटिक्स? ये बीजेपी के आरएसएस और बीजेपी, वर्तमान बीजेपी का झगड़ा रगड़ा, अध्यक्ष पद, उसको हटाओ उसको रखो, ये सब ये छोटी बात नहीं है। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। बिहार विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच दूसरे राउंड की नोकझोंक। नीतीश कुमार के बोलने पर फिर तेजस्वी ने टोका, कहा पहले वोटर सरकार चुनते थे, अब सरकार चुनती है वोटर। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के लिए सरकार की
विशेष तैयारी, आक्रामकता से रखेगी अपना पक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लेंगे भाग। सोमवार से 16 घंटे की बहस। सीजफायर विवाद में राहुल गांधी का हल्ला बोल, कहा ट्रंप कौन होते हैं बार बार बोलने वाले। प्रधानमंत्री दे जवाब, बिहार पर संसद में संग्राम। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का खुलासा, आरोपी के घर से कई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट से लगी लग्जरी गाड़ियां बरामद, 12 अवैध पासपोर्ट, 2 पैन कार्ड और 34 स्टैंप जब्त। नेटो में अमेरिका के राजदूत का बड़ा बयान, यूक्रेन में अमेरिका और नेटो के खिलाफ चीन लड़ रहा है प्रॉक्सी वॉर, हत्याओं के लिए बीजिंग दे रहा है पैसा। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। आप देख रहे हैं रणभूमि। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है वो लगभग 1250 दिनों से चल रही है। जी हां, आज दरअसल 1245वां दिन है। ये युद्ध अब लगभग 4 साल पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और बढ़ते दिनों से इसके एटमी युद्ध, यहां तक कि विश्व युद्ध में बदलने का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के एक सेनेटर पीटर वेल्श ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर कम क्षमता वाले परमाणु हथियार यानी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बयान बेहद चौंका देने वाला है। वहीं रूस और यूक्रेन जंग को लेकर पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो हैरान कर देने वाली कई बातें एक के बाद एक सामने आई है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका के एक बड़े राजनयिक ने सीधे सीधे यहां पर चीन पर प्रहार किया है। उन्होंने यह कहा है कि चीन रूस के जरिए अमेरिका के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। दूसरी तरफ आज इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के बीच 7 हफ्ते बाद फिर से बातचीत शुरू होने वाली है। लेकिन इस बातचीत से पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ईश्वर उनके साथ है। आखिर पुतिन ने ऐसा क्यों कहा कि ईश्वर उनके साथ है, और वो भी बातचीत से ऐन पहले? यूक्रेन ने रूस को एक बार फिर निशाना बनाया है। हम आपको यह भी दिखाएंगे। हैरान कर देने वाली तस्वीर यह है कि यूक्रेन के हेलीकॉप्टर की भी एक तस्वीर सामने आई है जिसने रूस की सेना के एक आक्रमण को पीछे खदेड़ दिया। लेकिन रूस अब सीधे सीधे नेटो देशों से भिड़ने की तैयारी कर रहा है। क्या है जुलाई का उसका स्टॉर्म प्लान? यह हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं अपनी रिपोर्ट्स में। स्टॉर्म प्लान बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ा चौंका देने वाला बयान है अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक का चीन को लेकर अब तक का सबसे तीखा बयान सामने आया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो में अमेरिका के राजदूत मैथ्यू विटेकर ने कहा है कि रूस के जरिए यूक्रेन में चीन अमेरिका और नेटो देशों के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। यही नहीं, विटेकर ने यह भी आरोप लगाया है कि यूक्रेन में हो रही हत्याओं के लिए बीजिंग पैसा दे रहा है। नेटो में अमेरिका के राजदूत मैथ्यू विटेकर ने रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से चीन के खिलाफ का यह अब तक का सबसे तीखा बयान दिया है, और इस बार बात टैरिफ की नहीं है। मैथ्यू विटेकर ने कहा है कि चीन मानता है कि वो रूस के जरिए प्रॉक्सी वॉर लड़के अमेरिका को हरा सकता है। वो चाहता है कि हम इस युद्ध में जल्दी से उलझ जाए।
ताकि हम बाकी खतरों पर ध्यान न दे सके। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। चीन को उन हत्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जिसके लिए वो रूस को पैसा दे रहा है और युद्ध रूस की रणभूमि में पैसा लगा रहा है। यह पहली बार है जब इतने उच्च स्तर पर किसी अमेरिकी अधिकारी ने रूस को खुले तौर पर चीन का प्रॉक्सी करार दिया है और सीधे सीधे बीजिंग पर यूक्रेन के नागरिकों की हत्या और आर्थिक रूप से इस जंग को प्रायोजित करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। क्या कहा उन्होंने, हम आपको वो सुनवाते हैं। China thinks they're fighting a proxy war through Russia, and we're seeing in some statements by the Chinese government that they want to keep the United States and our allies occupied with this war so that we can't focus on our other strategic challenges. And that's just not true. It's not going to happen. China, I think, is miscalculated, but I think they need to be called out for their subsidizing this killing that is happening on the battlefields in Ukraine. चाइना हत्याएं करवा रहा है यूक्रेन में रूस को पैसा देकर, और इसी बीच पूर्वी यूक्रेन के वो जो डोनेट्स्क ब्लास्ट का इलाका है वहां पर जो भीषण युद्ध चल रहा है वो और भीषण होता जा रहा है, जिसके बीचों बीच एक चौंका देने वाली तस्वीर इस समय सामने आई है। यूक्रेनी सेना ने एक रूसी हमलावर टुकड़ी के खिलाफ हवाई सहायता की, एयर सपोर्ट की मांग की, और इस रिपोर्ट के मुताबिक यह जंग उस समय और तेज हो गई जब रूसी बलों ने एक अग्रिम यूक्रेन मोर्चे को घेरने के लिए उस पर प्रहार किया, हमला किया। भारी दबाव में आई यूक्रेनी जमीनी ताकत सेना ने क्लोज एयर सपोर्ट की मांग की, यानी युद्ध के बीचों बीच ही हेलीकॉप्टर या विमान से सीधी सहायता की मांग। और जैसे ही अपील गई तो यूक्रेन आर्मी एविएशन के 2 हेलीकॉप्टर, आप इन तस्वीरों में देखिए, ये मौके पर पहुंचे। ये दरअसल ये जो हेलीकॉप्टर है ये अटैक हेलीकॉप्टर है, Mi-24 हिंद नाम से इन्हें जाना जाता है। ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें हिंद नाम दिया गया है। ये न केवल सैन्य परिवहन में सक्षम है बल्कि घातक हमला करने के लिए पूरी तरह ये सक्षम है। इनमें हाइड्रा 70 रॉकेट्स लगे हुए हैं। ये हवा से जमीन पर तेज मार कर सकते हैं। ये बहुत ही सकरे, छोटे और बेहद प्रभावशाली हेलीकॉप्टर्स हैं और इसमें प्रभावी रॉकेट्स लगे होते हैं जो निशाने पर तीव्र और व्यापक नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। यूक्रेन की सेना के अनुसार हिंद हेलीकॉप्टर यानी Mi-24 ने आकाश में उड़ते ही बेहद सटीक तरीके से रूसी फौज की पोजीशन पर रॉकेट दागे और एक के बाद एक इस कार्रवाई ने यूक्रेन के सैनिकों को राहत दी और जो रूसी हमलावर टुकड़ी थी वो पीछे हटने पर मजबूर हो गई। डोनेट्स्क क्षेत्र युद्ध की शुरुआत से ही संघर्ष का केंद्र बना हुआ है और हाल के हफ्तों में यहां झड़पें और तेज हो गई हैं। रूस की कोशिश यह है कि वो इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर ले, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले ले, जबकि यूक्रेन अपनी पोजीशन को कुछ इलाकों में मजबूती से अभी भी थामे हुए हैं। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की हवाई सहायता, खासकर जब वो सटीक और समय पे मिले, वो जमीनी लड़ाई का रुख बदल सकती है। जो हाइड्रा 70 रॉकेट्स हैं, इनकी मारक क्षमता और Mi-24 हिंद हेलीकॉप्टर्स की फुर्ती इस बात का सबूत है कि यूक्रेन की सेना तकनीक और रणनीति दोनों के स्तर पर लगातार 3 साल बाद भी सक्षम बनी हुई है। डोनेट्स्क की इस घटनाक्रम से एक बार फिर यह साफ हो गया कि युद्ध न केवल टैंक और पैदल सेनाओं का है बल्कि आधुनिक असॉल्ट, क्लोज एयर सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का भी युद्ध बन चुका है, जहां एक हेलीकॉप्टर भी युद्ध की दिशा को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए ना, एक तरफ युद्ध की बात हो रही है, दूसरी तरफ वहीं इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शांति को लेकर बातचीत होने वाली है। लेकिन यह बातचीत से पहले यूक्रेन का रूस पर एक जबरदस्त ड्रोन हमला हुआ है जिससे कई इलाकों में धमाके हुए, आग लग गई। बड़ी खबर इस समय आ रही है कि रूस के रोस्टोव क्षेत्र में देर रात यूक्रेन के ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया। नोवो
चेकोरस्क शहर में धमाकों और आग लगने की खबर है। 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। शहर में रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रैफिक पूरी तरह से ठप है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन ने रोस्तोव के कई शहरों को निशाना बनाया। घरों को, फार्म हाउस को, सूखे खेतों में आग लग गई। कई जगहों पर ड्रोन पेड़ों में फंस गए या फिर बिना विस्फोट के गिर गए, क्योंकि अब यूक्रेन में घर घर में ड्रोन इंडस्ट्री एक तरह से निकल कर आ रही है और हर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो युद्ध के मैदान में सटीक तरीके से नुकसान पहुंचाए या फिर रूस के एयर डिफेंस पर भारी पड़े। वाहनों को नुकसान पहुंचा है, खिड़कियां कई घरों की टूटी हैं, कई घरों की छतें तबाह हो गई। हमला ऐसे वक्त हुआ जब दोनों ही देशों के बीच शांति वार्ता होने वाली है। क्रेमलिन ने पहले ही कह दिया है कि इस बातचीत से किसी चमत्कार की उम्मीद करना गलत होगा, बेमानी होगा। रूस यूक्रेन जंग 1245 दिन पूरे कर चुकी है, मगर ना रूस के हमले थम रहे हैं और ना यूक्रेन हथियार डालने को तैयार है। लेकिन पुतिन के चेहरे पर ना चिंता है और ना शिकन। सुनिए, जब ये सवाल किया गया कि क्या रूस की जीत के साथ जंग खत्म होगी, तो उनका जवाब क्या था? Вы сами для себя во что верите? Верите, что в 25 году конфликт будет закончен, естественно, нашей победой? Я в Бога верю, а Бог с нами. आज जब इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होने वाली है, तब यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव इलाके में भीषण ड्रोन हमला किया है। कल रात रूस के रोस्तोव इलाके में जंग का खौफनाक चेहरा फिर दिखा। यूक्रेन के ड्रोन हमले में नोवोचेरकास्क शहर में 3 लोग घायल हो गए। इनमें से लोहे के टुकड़े ने एक व्यक्ति के पेट को भेद दिया, उसकी हालत गंभीर है। शहर में आग लगी, धमाके हुए और नुकसान हुआ। रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया। घरों और सूखे खेतों में आग लग गई। एक ड्रोन पेड़ में फंस गया, जबकि दूसरा बिना फटे ही गिर गया। गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, खिड़कियां टूटी और छतें बर्बाद हो गईं। इस जंग की सबसे चौंकाने वाली बात दोनों ही देशों का रवैया है। जब भी बातचीत से सुलह की उम्मीद जगती है, हमलों में और ज्यादा तेजी आ जाती है। इन हमलों में जहां रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं यूक्रेन खास तौर पर ड्रोन को अपना हथियार बना रहा है। यही वजह है कि आज जब तुर्की के इस्तांबुल में रूस यूक्रेन के बीच बातचीत होनी है, तो क्रेमलिन के प्रवक्ता ने 2 टूक कह दिया है कि किसी चमत्कार की उम्मीद करना बेमानी है। Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Да вряд ли это возможно в нынешней ситуации. Мы намерены добиваться наших интересов, мы намерены обеспечить наши интересы и выполнить те задачи, которые мы ставили перед собой с самого начала. रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा, जबकि ज़ेलेंस्की की उम्मीद थी कि कोई न कोई हल निकल जाएगा। दरअसल इस युद्ध के दौरान ज़ेलेंस्की के एक फैसले पर यूक्रेन में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आज तक ब्यूरो। और रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका समेत नेटो देशों को चुनौती देने के लिए रूस ने एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि रूस ने जुलाई स्टॉर्म नाम से एक नेवल ऑपरेशन या नेवल एक्सरसाइज, नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत कर दी है। 23 जुलाई से 27 जुलाई तक यह अभ्यास चलेगा और इसमें रूस की जितनी भी मैरिटाइम पार है, यानी समुद्री शक्ति है, इसका व्यापक प्रदर्शन किया जा रहा है। यह अभ्यास प्रशांत, आर्कटिक, बाल्टिक और कैस्पियन सागरों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। इसमें कुल मिलाकर 150 से अधिक रूसी युद्धपोत भाग लेंगे। 120 सैन्य विमान है और 15,000 से अधिक नौसैनिक रूस के इसमें भाग ले रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अभ्यास आधुनिक समुद्री युद्ध की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसमें लंबी दूरी के हथियारों के संचालन, पनडुब्बी रोधी अभियान, ड्रोन हमलों से बचाव
और मानव रहित नौकाओं का मुकाबला, इस तरह के ऑपरेशंस या एक्सरसाइजेस शामिल हैं। इस अभ्यास के दौरान लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलों का प्रक्षेपण भी किया जाएगा। लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स, दुश्मन के नौसैनिक समूहों पर हमला, यानी दुश्मन का जो बैटल ग्रुप है उस पर हमला, हवाई हमला, ड्रोन खतरों को विफल करना, इस तरह के अभ्यास लगातार किए जाएंगे। रूस की नौसेना विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नौसेना मानी जाती है, जो अमेरिका और चीन के बाद संख्या बल में आती है। लेकिन ऑपरेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो रूस के पास जबरदस्त ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और मैरिटाइम वॉरफेयर का, खासतौर पर अंडर सी ऑपरेशंस का, पनडुब्बियों का है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के दौरान ब्लैक सी फ्लीट को जो जबरदस्त नुकसान हुआ, उस अभ्यास के बाद रूस अपनी समुद्री क्षमताओं को दोबारा स्थापित करने का प्रयास भी कर रहा है, क्योंकि ब्लैक सी फ्लीट का जो फ्लैगशिप था वो डुबा दिया था यूक्रेन ने। जानकारों के मुताबिक जुलाई स्टॉर्म केवल घरेलू तैयारियों का अभ्यास नहीं है, बल्कि प्रशांत और आर्कटिक सागरों में रणनीतिक क्षेत्रों में रूस की सैन्य उपस्थिति को भी यह दर्ज कराता है। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगला युद्ध आर्कटिक क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई होगा। अमेरिका और नेटो देशों की गतिविधियां हाल के वर्षों में यहां बढ़ी है। इस अभ्यास के जरिए रूस यह बता देना चाहता है कि वो वैश्विक समुद्री सुरक्षा, इस मोर्चे पर अमेरिका और नेटो को चुनौती देने के लिए लगातार तैयार है। रूस और यूक्रेन के जंग को रुकवाने में नाकाम रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बेहद नाराज हैं। व्हाइट हाउस में उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब तक देने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन का नाम तक नहीं लिया और इसके बजाय वो चीन के राष्ट्रपति के बारे में बात करने लगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो चीन के दौरे पर पुतिन से मिलेंगे, जो वहां दूसरे विश्व युद्ध के 80 साल पूरे होने के समारोह में भाग लेने के लिए चीन जा सकते हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने इतना ही कहा, वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे और चीन के राष्ट्रपति ने उन्हें आमंत्रण या न्योता भेजा है। ट्रंप ने कैसे पुतिन के सवालों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर लिया, आप देखिए। Trump, Kremlin yesterday said if you are going to Beijing in September, they wouldn't rule out a meeting between you and President Putin. Is such a meeting possible? And how soon do you plan to visit China? Well, we have a lot of meetings possible. President Xi has invited me to China, and we'll probably be doing that in the not too distant future. A little bit out, but not too distant. And I've been invited by a lot of people, and we'll make those decisions pretty soon. अच्छा, रूस से जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ अब जबरदस्त प्रदर्शन उन्हीं के देश में शुरू हो गया है। हम आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। दरअसल ज़ेलेंस्की ने भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं को कमजोर करने वाले कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके बाद से ही यूक्रेन की राजधानी कीव और कई और शहरों में कल से ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इनका आरोप यह है कि ज़ेलेंस्की युद्ध के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों से खुद